नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक माँ की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक ऐसी माँ जिनसे उनके बच्चे को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहन एक 8 वर्ष की आयु के पुत्र की माँ है और इनसे इनके पुत्र को छीनने वाले इनके कहे अनुसार और कोई नहीं है बल्कि इनकी अपनी सासू माँ है, इनकी अपनी ननंद हैं, जिनके बारे में ये कहती हैं कि भैया मेरे बेटे को जैसे वो कब्जा करके अपने पास रख लेना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे, रात को भी उसको अपने पास सुलाते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि भाई ऐसा क्या है कि ये मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहते हैं। दोस्तों ये बहन पेशे से एक नर्स हैं और जिस समय इनका विवाह हुआ था, उस समय कुछ ऐसा था कि इनकी जो सासू माँ हैं, वो इनके साथ-साथ नहीं रहा करती थी। भई इनके जो सासू माँ हैं, वो रहते थे चंडीगढ़ में और इनके जो पति हैं, उनका भी जॉब भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है और इनका जॉब भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इनके घर के पास रहा करती थी इनकी ननंद। इनकी जो ननंद हैं, उनका विवाह हिमाचल प्रदेश में हो रखा है। वो भी वर्किंग लेडी हैं, वो हिमाचल प्रदेश में एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर हैं। ये बहन जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर नर्स हैं और इनके जो सास-ससुर हैं, उनका जो परिवार है, ससुर जी तो खैर अब इनके हैं नहीं, तो जो इनकी सासू माँ है वो चंडीगढ़ के अंदर रहा करती थी। दोस्तों ये कहती हैं कि जब मेरे विवाह के बाद मेरे पुत्र का जन्म हुआ, तो मेरे पास 2 चॉइसेस थी। या तो मैं अपने बेटे को किसी डे केयर के अंदर या क्रेच के अंदर डाल देती, जिसके लिए ये कहते हैं कि इनके पति पूरी तरह से अगेंस्ट थे, या फिर मुझे मेरी जॉब छोड़ना पड़ती क्योंकि हॉस्पिटल का माहौल ऐसा होता है, अभी हॉस्पिटल में आप बच्चे को साथ में लेकर के तो काम नहीं कर सकते। फिर हॉस्पिटल क्या होता है, वहां पे सब लोग बीमार लोग होते हैं, छोटा सा बच्चा है, नन्ही सी जान होती है, वो बीमारियां भी पिक कर सकता है। तो इसकी वजह से ये कहती हैं जॉब पे बच्चे को ले जाना मेरे को पॉसिबल नहीं था। अब पति जो है क्रच में डालने के लिए बिल्कुल भी अग्रीमेंट में नहीं थे। तो कहते हैं कि डिसाइड ये किया गया कि जो हमारी सासू माँ हैं वो हिमाचल प्रदेश में रहने के लिए आएंगी और कहती हैं कि कुछ इस प्रकार का समीकरण बना कि जिस समय पर इनका जो पुत्र है उनका जन्म हुआ था, लगभग उसके आसपास ही इनकी ननंद है, उन्होंने भी एक पुत्र को जन्म दिया था। अब हुआ कुछ ऐसा कि इनकी सासू माँ ने ये एडवाइस किया कि भैया ऐसा है, एक तरफ बेटी का बच्चा हो रखा है, एक तरफ बहू का हो रखा है, तो अब मैं अलग-अलग कहाँ धक्के खाती रहूँगी, कभी इधर जाऊँ, कभी उधर जाऊँ, कुछ ऐसा करो कि दोनों बच्चों को मैं पालूँ। तो ये कहती हैं कि भैया उस समय तो मेरे को समस्या नहीं थी, क्योंकि मुझे था कि भई छोटा-सा बच्चा है, अब दादी माँ तो माँ की तरह ही पालती हैं। तो ये कहते हैं हमारा समीकरण कुछ ऐसा बन गया आपस में कि हमारे जो ननंद हैं, उनका हिमाचल प्रदेश में जो उनका ससुराल गाँव है, घर है, वो काफ़ी बड़ा है। तो उस ही घर के अंदर मैं और मेरे पति भी शिफ्ट हो गए। मेरी सासू माँ भी वहीं पर रहने के लिए आ गई और जो ननंद हैं उनके सास-ससुर नहीं हैं। तो वो वहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो गई और दोनों बच्चों का ध्यान वो रखने लग गई। ये कहते हैं कि भैया शुरू में तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरी जो सासू माँ हैं, उनसे और ननंद से मेरे को थोड़े टाइम में रियलाइज़ होने लगा कि इनसे मेरे रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। एक अंडर करंट सा उनके और मेरे बीच में मुझे फ़ील होने लगा। ये कहते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं कि हमारे को तेरा बच्चा छीन लेना है, लेकिन मेरे को अंदर से फीलिंग आती है कि जैसे ही छीनने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कैसे छीनने का प्रयास कर रहे हैं? कह रहे हैं जब से मेरी सासू माँ ने मेरे बच्चे को सँभालने के लिए वो बीड़ा उठाया है, तो कहती है केवल दूध पीने के लिए बच्चे को मुझे दिया जाता था। उसके बाद बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, ओढ़ेगा और जब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो कौन से स्कूल में जाएगा, है ना? कह रहे हैं हर चीज़ का जो डिसीज़न है, वो केवल और केवल मेरी ननंद लेती है, इनको नहीं लेने देती। ये कहते हैं अगर मैं कुछ एडवाइस भी करूँ ना तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, नहीं तेरे बस की नहीं है, तू रहने दे, हम बच्चे को देख लेंगे, हम बच्चे को देख लेंगे। तो ये कहते हैं भैया शुरू में तो ना मैं ओके थी इस चीज़ से क्योंकि
बच्चे को वो सँभाल रहे थे। कह रही है लेकिन अब ना बच्चा 8 साल का हो गया और कह रही है अब ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़। अब मुझे लगता है मेरे बच्चे को मैं रखूँ और कह रही है वो मेरे बच्चे को देते ही नहीं है। बच्चा सोता भी अपनी दादी के साथ है। तो ये कहती हैं कि भैया मैं जानना चाहती हूँ कि इन दोनों ने मेरे बच्चे को ऐसा कब्जे में क्यों कर लिया है? भई सँभालने के लिए दिया था तो भई उसके बाद मेरे को दे दो। तो कह रहे हैं पर ऐसा नहीं करते हैं। थोड़ा-सा वैसे हमने यहाँ पे बहन को गाइड किया कि बहन शायद आप थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो, क्योंकि अब सासू माँ हैं, अब बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी को उन लोगों ने बड़ा किया है, उनके पास ही ज़्यादा रहता था, तो एक अटैचमेंट भी फिर वो हो जाता है। अब आपका भी ये थोड़ा भई आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। भई दिन भी खेलता है बच्चा इनके साथ, लेकिन अब बच्चे को भी आदत है। आप इतना मत सोचो, दादी माँ ही तो है। तो बट क्या होता है दोस्तों, जब आपस में भी कुछ अंडरकरेंट्स हो ना, आपस में भी डिसलाइकिंग हो एक-दूसरे के प्रति, तो फिर इंसान ज़्यादा भी सोचने लग जाता है। बहरहाल बहन पीएलआर कराना चाहते थे और उनके लिए तो उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन ही थी ना, क्योंकि उनको तो वो चीज़ फ़ील हो रही है, तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। तो ये बहन जानना चाहते थे कि भाई ऐसा क्यों है? मैंने बच्चा पैदा किया, मेरे बच्चे को मुझसे छीन-सा क्यों लिया गया है? तो ये अपने पीएलआर के माध्यम से जानना चाहते थे। उसके अलावा दोस्तों इनकी एक और छोटी-सी समस्या थी। अ, वो छोटी-सी समस्या ये है कि इनके जो पति हैं, उनको अब ये काफ़ी समय से कह रही हैं कि भई बच्चा बड़ा हो गया है, भई अब हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। कह रही हम लोगों ने एक नया घर खरीदने के लिए कुछ पैसा भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे पति अब उस घर से बाहर शिफ्ट होकर के राज़ी नहीं है। कह रहे मेरे पति भी, जो मेरी ननंद हैं, जो उनसे उम्र में कुछ बड़ी हैं और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। कह रही मेरा पति कहता है कि भई अब यहाँ पे हम लोग सेट तो हैं। ये कहती हैं कि भई है तो ननंद का घर ना, हमारा अपना होना चाहिए। भई ये व्यवस्था ठीक नहीं है, अपनी चीज़ अपनी होती है। तो यहाँ पे हमने कहा कि ठीक है बहन आपकी सोच ठीक है, लेकिन ये कहती हैं कि भैया सोच तो ठीक है, पर बात ये है कि हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। सुनना भी नहीं चाहते इस घर से बाहर वो जाने का। हस्बैंड का तो ये है कि जब तक बच्चा 14, 15, 16 साल का नहीं हो जाता, तब तक हम ऐसा कोई वो नहीं लेंगे, अभी बच्चे को बड़ा होने दो, यहीं पर पलने दो। तो कह रही हस्बैंड ने भी यहाँ रोक रखा है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, इनसे ये अपने पूर्व जीवन का हिसाब जानना चाहते थे। इसी के साथ-साथ दोस्तों इनकी शादी से पहले की भी कुछ ये जो बहन है इनके जीवन के अंदर समस्याएँ रही हैं। बहुत छोटे थे ये 6-7 वर्ष की आयु के रहे होंगे जिस समय पर इनकी जो माताजी हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। तो वो छोड़ कर के चले गए, तो इनको पालने की ज़िम्मेवारी इनकी मासी ने ली थी। अब ये कहते हैं कि भई मेरी जो मासी है ना, मासी का कुछ ऐसा नेचर है, उसको ना पिंच करने की बहुत ज़्यादा आदत है। मतलब बातें सुनाने की बहुत ज़्यादा आदत है। ये कहती है मैं 7-8 साल की उम्र से ही घर के सारे काम करती आ रही हूँ। मेरी मासी ने मुझे वो ट्रेन भी किया अच्छे से। मैं अपने पैरों पे भी खड़ी हुई। कह रहे मेरे को उस चीज़ का ख़ैर कोई मलाल नहीं है। लेकिन ये कहते हैं मेरी मासी ना कभी भी ना मौका नहीं छोड़ती थी। अगर कोई रिश्तेदार आया हुआ है, कोई पड़ोसी आया हुआ है, तो उसके सामने वो ये ज़रूर कहेंगी, इस तरह से बात ज़रूर करेंगी कि मैं कुछ काम नहीं करती। मैं काम करके राजी नहीं हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं बेकार हूँ, ऐसे-ऐसे करके। तो कह रहे हैं मेरी मासी को मुझे ना डिमीन करने की बहुत ज़्यादा आदत थी। हालाँकि इन्होंने कहा कि भई उन्होंने मुझे माँ का प्यार भी भरपूर दिया और अगर वो नहीं होती तो शायद मुझे पता नहीं कैसे मैं बड़ी होती, ये माँ प्यार मुझे कहाँ से मिलता। कह रही लेकिन सब कुछ किया उन्होंने, पर इतने सारे मुझे ताने क्यों मारे कि मैं काम नहीं करती, मैं काम नहीं करती। कह रही लेकिन क्योंकि जबकि मैं बचपन से ही बहुत कर्मठ किस्म की इंसान हूँ। कह रहे घर का सारा काम करना, साफ-सफाई करना, कह रहे मुझे वैसे ही अच्छा लगता था। वो भी करना, पढ़ना भी, उसके बावजूद भी मासी की हमेशा यही शिकायत रही कि मैं काम नहीं करती हूँ, मैं काम नहीं करती हूँ, मैं काम नहीं करती। है ना? थोड़ा ये कहती है मैंने अपनी मासी के साथ जब ये बात डिस्कस भी करी कि थोड़ा मेरी सासू माँ मुझे इल ट्रीट करते हैं। इल ट्रीट कैसे करते हैं? कह रहे मुँह पे तो हमारे सबके रिश्ते अच्छे हैं। ननंद से मैं अच्छे बात करूँगी, वो मुझसे अच्छे से बात करेगी, सास पर कह रही कि ना मैंने ना कई बार सुना है कि ये लोग ना मुझे ना डेविल कह कर के पुकारते हैं। थोड़ा असभ्य ना हो इसलिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे हैं। हम क्षमा चाहते हैं शब्द को चूज़ करने के लिए, लेकिन इन्होंने एक्चुअली में जो वर्ड है वो सुना, वो चुड़ैल सुना, कि जो वो लोग हैं ना, वो चुपके से ना मुझे चुड़ैल बुलाते हैं, कि चुड़ैल कहाँ है? चुड़ैल कहाँ है? इस प्रकार से। मतलब मन की जो उनकी भावना है मेरे प्रति वो सम्मान वाली नहीं है। कह रहे जब ये वाली बात मेरे कानों में पड़ी थी मुझे बड़ा दुःख हुआ था और उसके बाद से ही मुझे ज़्यादा लगने भी लगा कि भई जैसे मेरा
बच्चा चीन सा रहे हैं, तो कहते हैं मैंने अपनी मासी को ये बात बताई थी। कह रहे मैंने मासी को ये बात बताई, तब भी मेरी मासी ने मुझे यही बोला, कह रहे घर का काम किया करना, घर का काम तू करे, रोटी पानी करे, अच्छे से खिला पिला करके सास को रजा करके रखे, तो वो तुझे क्यों ऐसे बोल करके बुलाए, क्यों चुड़ैल बुलाए वो तुझे। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार की बात थी, तो भाई उन्होंने मेरे को बिल्कुल कोई सांत्वना तो दे दो कम से कम, है ना? पर वो तो मासी ने तो मतलब इस तरह से डिक्लेयर सा कर दिया कि तू ये बात सुनने के लायक है। तो ये कहते हैं भैया जी कि मैं ये बात सुन करके बड़ी हर्ट हुई हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ मेरी सास से, मेरी ननंद से, मेरे पति से, मेरे बेटे से और मेरी ये माँ जैसी मौसी से, जिसको ताने मारने का बहुत शौक है, इन सब से मेरे पूर्व जीवन का क्या हिसाब-किताब है? दोस्तों इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, उसके अंदर 2 अलग-अलग जीवन इन्होंने देखे और क्या इन आत्माओं से इनका कनेक्शन है, क्यों ये हिसाब-किताब है, इसका जो रहस्य है वो भी उजागर हो गया और इनको समझ में आ गया कि कौन, क्यों, क्या, किस लिए करने की प्रयास कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, इनके पूर्व के जीवन के अंदर क्या इन रिलेशन से इनका कनेक्शन निकल कर के आया, इसके बारे में अभी आपको हम बताएँगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर को, जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज़ अ मेंबर जॉइन किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनका यूज़र आईडी है कुमारी रजनी। कुमारी रजनी जी, आपने हमारे चैनल को एज़ अ मेंबर जॉइन करके हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है, जिसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। दोस्तों, अगर आप भी कुमारी रजनी जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो के नीचे एक जॉइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, अपने पूर्व के 2 जीवन इन्होंने देखे। तो उनमें से जो पहला जीवन इनके सामने आया प्यारे दोस्तों, उसके अंदर इन्होंने पहले दृश्य के अंदर ऐसा देखा कि जैसे ये खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, सुबह का समय है और इन्होंने कहा कि इट फील्स लाइक अ मैंगो यार्ड, आम का बगीचा है जो इनको महसूस हो रहा है, जिसके अंदर ये खड़े हैं। पैरों की तरफ देखते हैं तो इनको नजर आता है कि ये बेयरफुट है, पैरों में कुछ पहना नहीं हुआ। थोड़ा-थोड़ा ध्यान ऊपर लेकर के जाते हैं, तो ये बताते हैं कि मैंने एक लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई है और ऊपर मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने एक शर्ट पहनी हुई है। ऊपर शर्ट है और नीचे एक लॉन्ग स्कर्ट है। अपने आप को एक कन्या के रूप में ये देख रहे थे, जो कि केवल 7 से 8 वर्ष की आयु की है, छोटी-सी बच्ची है। हाथ में उसने लकड़ी के बने हुए बैंगल्स पहने हुए हैं, चूड़ियाँ हैं। ये कहती है कि ये एक बगीचा है जो कि मेरे घर के पास है और मैं यहाँ खेलने के लिए आई हूँ। तो बहन से हम पूछते हैं कि भई यहाँ खेलने के लिए आए हो, पर क्या इस बगीचे के मालिक भी हो? क्या ये बगीचा आप लोगों का है? तो ये कहते हैं कि नहीं, शायद हम यहाँ काम करते हैं और बगीचे के आसपास ही मेरा घर है। तो फिर इनको इनका जो घर है वहां पर भेजा जाता है। एक छोटी सी हट इनको वहां पर नजर आती है, जिसके अंदर ये प्रवेश करती हैं तो उसके अंदर इनको एक 30 से नहीं सॉरी 25 से 30 वर्ष की आयु की एक महिला इनको नजर आती है, जिनको ये माँ कहकर के संबोधित करती हैं और ये कहती हैं कि ये माँ मेरी जो है वो खाना पका रही है। तो फिर ये कहते हैं कि वी वर्क फॉर पीपल, जो मंगो के बगीचे के ओनर्स हैं। तो इनसे पूछा जाता है ओनर कौन है? तो ये कहते हैं कि भाई ओनर जो हैं, उनके साथ मेरे पिताजी अभी शहर गए हुए हैं। कोई सौदा करने के लिए शहर गए हुए हैं। इनसे हम पूछते हैं कि क्या आप यहाँ पर अकेले हैं? तो ये बताती हैं कि मेरे साथ मेरे 2 और भाई भी हैं। एक भाई है जो कि लगभग 10 वर्ष की आयु का है और एक भाई है जो कि लगभग 11-12 वर्ष की आयु का जो है इनको दिखाई दे रहा होता है। तो एक माँ है जो खाना पका रही है, एक ये बच्ची है 8 वर्ष की आयु की और 2 भाई और है, एक 10 साल का, एक 12 साल का। फिर थोड़ा सीन जो है चेंज होता है और इनको फिर वो सीन नज़र आने लगता है जिसमें जो इनका ओनर है, वो बगीचे के अंदर आया हुआ है और कुछ वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है इनके पिता को। इनका पूरा परिवार
अपना हाथ बांध करके उनके सामने खड़ा है और ये जैसे ऐसे खड़े हैं, उनकी तरफ देखते हैं तो ये कहती हैं कि जो इनकी माँ है उन्होंने इनका सर जो है उसको झुका दिया है कि शाम के सांप की आंखों में मत देखो। इनका सर को झुका दिया कि झुक करके खड़े रहो और इनको ऐसा नजर आता है कि जो इनके ओनर हैं वो एक ब्रिटिशर है, एक ब्रिटिश व्यक्ति है जो कि सूट पहन करके ब्लैक कलर का इनके सामने खड़ा है। ये कहते हैं कि ओनर इज वेरी डिसिप्लिन्ड, ही वांट एवरीथिंग टू बी डन, ही वांट्स एवरीथिंग टू बी डन परफेक्टली। उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए। और फिर जो जैसे हर किसी से ना दोस्तों एनर्जी को फील करने का प्रयास किया जाता है, तो मैंने कहते हैं कि भाई उनकी एनर्जी को फील करो, तो ये बताते हैं कि भाई उसको ना किसी से कोई फीलिंग फूलिंग से उसको कोई मतलब नहीं है। ये जो अंग्रेज है, इसको बस ये है, ही इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट हिज वर्क। इसको है कि भाई इसका काम परफेक्ट होना चाहिए, काम परफेक्ट करो, अपनी तनख्वाह टाइम से लो। तेरी उतना ही रिलेशन है, एक डिस्टेंस सा ये जो ओनर हैं ये मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन इनके जो पिताजी हैं और इनकी जो माँ है उनके ऊपर ट्रस्ट बहुत है। ये जो ओनर है ना, इसको ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए इन दोनों को पूरे बगीचे की जो देख रेख है वो दे रखी है। मतलब ये उसके ना लॉयल नौकर हैं ये दोनों, जो इनकी माँ है और इनके पिताजी हैं, तो एकदम लॉयल नौकर हैं। लेकिन और कोई भावना, कोई फीलिंग, ऐसी कोई भी बात नहीं है। रिलेशनशिप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। आगे थोड़ा सीन चेंज होता है और सीन चेंज हो जाने के बाद जो है फिर बस इनको यही नजर आता है कि भाई अब मैं बड़ी हो गई हूँ, 20 वर्ष की हो गई हूँ, और 20 वर्ष की हो गई हूँ और इनको नजर आता है कि भाई अब मैं अपने इन लॉज के यहाँ पे हूँ, मेरी शादी हो गई है। और वहां पर अपनी ये सासू माँ को देखती हैं, अपने पति को देखती हैं, और बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, बस इतना सही नजर आया। लेकिन दोस्तों ये जो सारा जो इन्होंने दृश्य इनके सामने आते हैं, इसके अंदर इनको एक बात समझ में आ गई होती है कि जो इनकी माँ थी पूर्व के जीवन के अंदर, ये वाला जो पूर्व का जीवन इन्होंने देखा था, इस जीवन में इनकी माँ बिल्कुल भी केयरिंग नहीं थी। माँ से इनको हमेशा शिकायत थी कि वो केयरिंग नहीं है, वो इनका ध्यान नहीं रखती है। कुछ अपनी माँ से अंडर करंट्स इनको फील होते थे। कुछ बहुत खतरनाक कोई सीन सामने नहीं आया, बस एक जनरल परिवार है, उसकी स्थिति दिख रही है, बड़ा हो गया, लड़की का ब्याह कर दिया, उसको नए घर में भेज दिया। लेकिन माँ के साथ ये बोलती है कि मुझे कुछ अंडर करंट्स थे। अब दोस्तों ये वाला जो जीवन है ये यहीं पर ही खत्म हो जाता है, आगे दिखना बंद हो जाता है। तो अभी हम आपको कौन से कैरेक्टर्स कौन थे वो बताते हैं, और फिर हम आपको इनको एक अगले जीवन की तरफ लेकर के चलेंगे, और फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ कि इस लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। तो दोस्तों पूर्व के इस जीवन के अंदर जो माँ इनको नजर आती है, जो खाना पका रही थी, वो इनको इस जीवन की ननंद के रूप में नजर आती है। इस जीवन की जो ननंद है, जिनके बारे में कहते हैं कि बेटे पे कब्जा सा कर लिया है, या एक प्रकार से जिसके घर में ये लोग रहते हैं, है ना, वो ननंद इनको यहाँ पर नजर आती है। ठीक है। दूसरा, इनको वहां पर अपने जो ओनर हैं, ओनर नजर आए थे इनको, है ना, पूरे एस्टेट के मालिक गोरे साहब। जो गोरा इनको वहां पर नजर आया था दोस्तों, वो गोरा इनको अपनी सास के रूप में नजर आया। इनकी इस जीवन में जो सास है, उसको इन्होंने देखा कि पूर्व के जीवन के अंदर वो वाला ब्रिटिश ऑफिसर था। ऑफिसर नहीं, मतलब ब्रिटिश व्यक्ति था। तो इनकी माँ हो गई इनकी ननंद इस जीवन की, सास हो गई ब्रिटिश ऑफिसर। जब ये वहां पर जो दो भाई थे उनको देखती है, तो बड़े वाला भाई तो इनको अपना कोई कजन ब्रदर नजर आता है, कोई दूर के मामा का बेटा टाइप्स ऐसा नजर आता है। और जो दूसरा भाई है, उसको ये देखती है कि वो इनके इस जीवन के पति हैं। जी हाँ, बड़ा शॉकिंग सा था इनके लिए पीएलआर के टाइम पे भी ना, कि इनके इस जीवन में जो पति हैं, वो पिछले जीवन में इनका सगा भाई रह चुका है, सगा भाई। तो भाई ये इन्होंने देखा, और किसको देखा इन्होंने हम बताते हैं। अच्छा जी, फिर जब शादी हो जाती है, तो जो सासू माँ सामने आई थी वो इनकी इस जीवन की नानी इनको दिखाई दी थी। जो हस्बैंड दिखाई दिया था, पिछले जीवन में जो हस्बैंड दिखाई दिया था, वो इनके इस जीवन के पिताजी के रूप में नजर आए थे,
है ना? और इन्होंने यही बात बोली कि भई जो मेरी माँ थी ना, मेरी माँ केयरिंग नहीं थी बिल्कुल भी केयरिंग नहीं थी। अच्छा, पूर्व के जीवन के अंदर जो इनको पिताजी अपने नज़र आए थे, पिताजी को इन्होंने देखा कि इनके जो ननंद हैं, उनके पति जो हैं इस जीवन के अंदर, जो इनके नंदोई हैं, उनको ही इन्होंने देखा कि भई वो इनके पिताजी थे। तो माता-पिता इस जीवन के ननंद-नंदोई हैं। तो एक छोटा-सा एक ये चीज़ है दोस्तों कि जैसे एक माता-पिता जो हैं, अपने घर में अपने बच्चों को वो सँभाल कर के रखते हैं। चाहे बच्चे कभी नहीं नहीं भी बनती किसी बच्चे से माँ या पिता की, लेकिन जैसे वो संरक्षण देते हैं, तो कहीं न कहीं हालाँकि अभी ये थोड़ा घुटन फ़ील कर रहे हैं इस घर के अंदर, लेकिन फिर भी एक ननंद होने के बावजूद भी उस महिला का जो इनकी ननंद है इस जीवन में, उनका इतना दिल बड़ा था कि ठीक है तुम लोग यहाँ पर आकर के रह लो। ये दिल कैसे वो दिखा पाई महिला, शायद इसलिए क्योंकि पिछले जीवन में इनकी माँ रह चुकी हैं। तो इनके पति को जो उनका बेटा था और इनको जो कि इनकी बेटी थी, इन दोनों को अपने घर के अंदर रखना इनकी ननंद को पूरी तरह से गँवारा था, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। अब पति का तो पॉजिटिव रिलेशन है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन इनका कुछ आपस में कार्मिक अकाउंट है क्योंकि ये जीवन भी जो इन्होंने देखा, उसमें भी माँ इनकी केयर ज़्यादा नहीं करती थी कि लड़की है, लड़की है ऐसे बोल कर के थोड़ा थोड़ा धिक्कारती थी माँ। माँ भी थी और थोड़ा धिक्कारती भी थी। तो अब ये क्या कहानी है? इस जीवन में भी इनको ऐसे बोल कर के बुला दिया, हमने शब्द बताया था आपको कैसे बुलाते हैं और पिछले जीवन में भी माँ से अंडरकरंट से जो ननंद है, तो क्या इसका कनेक्शन था? इसको थोड़ा और पीछे इनको लेकर के जाया गया दोस्तों। इससे भी पीछे का एक जन्म है, जो इन बहन ने देखा और वहाँ पर फिर फर्दर एक दूसरी लाइफ देखी और फिर वहाँ से इनके प्रश्नों के उत्तर इनके सामने आए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि दूसरा पूर्व का जीवन इन्होंने देखा तो उसमें जो और पीछे ये फिर इनको भेजा गया तो क्या नज़र आया। तो दोस्तों इस जीवन के अंदर इन्होंने अपने आप को एक पुरुष के रूप में देखा, जो कि लगभग 30 वर्षीय आयु का है और पहले ही दृश्य के अंदर इन्होंने ऐसा कहा कि मुझे एक डार्क डंजन नज़र आ रहा है। मतलब डंजन मतलब काल कोठरी मुझे नज़र आ रही है, केव टाइप की, जिसमें ये कहते हैं कि इनको बंद कर रखा है। अपने आप को ये देखते हैं तो ये बताते हैं कि इन्होंने स्लीवलेस जैकेट सी पहनी हुई है, बिल्कुल वैसी जैसे हमने पहनी हुई है। स्लीवलेस सी जैकेट पहनी हुई है खादी की, नीचे धोती पहनी हुई है और ये कहते हैं कि मुझे यहाँ इसलिए बंद किया गया है क्योंकि मेरे ऊपर चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया है किसी ने, कि मैंने कुछ चुराया है। लेकिन ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं करी, मुझे फालतू में यहाँ पे रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे रखा गया था, राजा जी हैं कोई, जिन्होंने हुक्म दिया कि इसको काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। लेकिन राजा जी भी जानते हैं कि मैंने चोरी नहीं की है, तो थोड़े ही समय में मेरे को निकाल दिया गया। मुझे 2-3 दिन रखा गया काल कोठरी में, उसके बाद मुझे वहाँ से रिहा कर दिया गया। तो ये देखते हैं कि काल कोठरी से ये रिहा रिहा होकर के आ रहे हैं। इनको रास्ते में एक औरत नजर आती है जो कुछ सामान बेच रही है, एक बाजार सा लगा हुआ है। जैसे ही उस औरत से इनकी नजर मिली, एक राइवलरी सी इनको ऐसे फील हुई उस औरत से। बूढ़ी अम्मा है वो, एक बुढ़ी औरत है और उसकी आंखों में देखते ही एक ना जैसे आपस में काट होती है ना, वो फील हुई। और फिर ये बताते हैं कि यही वो औरत है जिसने मेरे ऊपर बेखामखा का झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैंने इसकी दुकान से सामान चुराया है। अब देखो ये कैसे देख रही है मेरे को, जैसे खा जाएगी। ये तो मुझे अंदर बंद करवा के रखना चाहती थी लंबे समय के लिए, लेकिन राजा जी बहुत समझदार हैं। उन्होंने मुझे 3 दिन का ही कारावास जो है उसकी सजा सुनाई। तो खैर वो देखते हैं। तो आगे फिर इनको नजर आता है, वही जो बाजार है उसमें से आगे गुजर रहे होते हैं तो वहां पे इनको कुछ सैनिक हैं जो इनको नजर आते हैं कि वो बाजार के अंदर घूम रहे हैं। जैसे आज के समय में पुलिस वाले होते हैं, उनको वो थोड़ा नजर रखते हैं, कोई कोई सम्मेलन हो रहा हो, कोई समागम हो रहा हो कि भाई मतलब सिक्योरिटी की जैसे व्यवस्था होती है, तो वैसे वो कहते हैं कि जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो ये सैनिक यहाँ पे कर रहे हैं। और उन्हीं सैनिकों में से जैसी काट
वो महिला से फील हुई थी जो दुकान पे सामान बेच रही थी, वैसी ही काट एक सैनिक से इनको फील होती है, क्योंकि वही वो सैनिक है जो पकड़ करके इनको राजा जी के सामने लेकर के गया था, जिसको उस महिला ने वो कहा कि इसने चुराया है। अब एक मतलब ऐसी बात सामने आती है, ये कहते हैं कि ये जो सैनिक है, ये उसी बूढ़ी औरत का बेटा है। तो इसकी माँ ने इल्ज़ाम लगाया और इसी ने मुझे धर करके जो है अंदर करवाया। इन दोनों से मुझे जो है एक काट महसूस हो रही है। तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, आगे चल कर के थोड़ा समझ में आएगा। लेकिन अभी इनको ऐसा नज़र आता है कि भई सीन थोड़ा चेंज सा हो गया है और ये एक कन्या से मिलने के लिए गए हैं। बाज़ार जैसे पार किया तो कोई स्थान है, वहाँ पर एक लड़की इनसे मिलने के लिए आई हुई है और उस कन्या से ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो कन्या भी इनसे प्रेम करती है और ऐसा इनको नज़र आता है कि ये उस कन्या के घर गए हैं उससे मिलने के लिए। उस घर में उनको नज़र आता है कि भई जो कन्या है उसके पिता भी वहाँ पर हैं और अब जो हैं ये उनके पिता से अपनी शादी की बात कर रहे हैं कि भई अब शादी कर दें। तो हमने कहा कि भई फिर पिताजी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्रेम प्रसंग में, भई पुराने ज़माने में तो नहीं होता था। तो ये कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनके जो पिताजी हैं ही हैज़ एक्सेप्टेड मी एज़ हिज़ ग्रूम, एज़ द गर्ल्स ग्रूम, मतलब दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया है। लेकिन ये कहते हैं कि जो लड़की का बाप है, वो कुछ नाखुश है। लड़की का बाप चाहता है कि उनकी लड़की की शादी उस सोल्जर से हो जाए जिसने मुझे पकड़ करके जेल में बंद किया था। लेकिन राजा जी की कृपा से मैं तो 3 दिन में ही वापस आ गया। शायद लड़की के बाप को इस चीज की उम्मीद नहीं थी। उनको था कि मैं लंबे समय के लिए चला जाऊंगा, शायद वो भी साजिश के अंदर शामिल था। पर ऐसा कुछ है कि सारे समाज में पता है कि लड़की मुझे पसंद करती है और मैं उसे पसंद करता हूँ और हमारी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हम दोनों शादी भी कर सकते हैं। तो कह रही इस लड़की का बाप ना कुछ कह नहीं पा रहा मेरे को, लेकिन उसको दिक्कत तो है। अच्छा, एक और फिर सीन चेंज होता है। इनको फिर ऐसा नज़र आता है कि भई वो मेरी वहाँ पे तो बातचीत चल रही है शादी की। इनको नज़र आता है कि ये खेत के अंदर काम कर रहे हैं और खेत के अंदर एक मालकिन है, खेत को सँभालती है, वो मालकिन है और वो जो है मुझसे बड़ी परेशान है। क्यों परेशान है? कह रही इसलिए परेशान है क्योंकि मैं हूँ प्रेम प्रसंग के अंदर। मैं तो जब तक उस लड़की से मिलने के लिए चले जाता हूँ या जब तक वो जो लड़की है ना जो मेरी प्रेमिका है, खेत में मुझसे मिलने के लिए आई होती है, मैं काम-वाम कर रहा होता हूँ ना, बीच में आकर के मेरे साथ खड़ी हो जाती है। तो आप कौन हो? ये कहते हैं मैं तो मज़दूर हूँ, मैं तो इस खेत के अंदर काम करता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान काम में कम है और कन्या के अंदर ज़्यादा है। इस चीज़ को लेकर के कहते हैं जो हमारे खेतों की जो मालकिन है, जो सारी एस्टेट मैनेज करती है, बड़े ज़मींदार हैं, उनकी बहू रानी है वो कहते हैं कि वो ना बड़ी खफ़ा है मुझसे। वो कहती हैं कि आ अच्छा, तो वो कहती हैं कि भई उनको ना दिक्कत रहती है कि मैं काम नहीं करता। वो मतलब जब भी वो मुझे कह रहे मेरी किस्मत भी थोड़ी खराब-सी है, जैसे ही वो चक्कर लगाने के लिए आएँगी ना, मैं अपनी प्रेमिका के साथ खड़ा हुआ मिलता हूँ उसको। तो उसको लगता है कि ये कभी काम ही नहीं करता। तो फिर ये कहती हैं कि वो मालकिन बोलती है कि भई देखो मेरे मेरे को तुम्हारे प्रेम प्रसंग से कुछ लेना-देना नहीं है। तुमने जो करना है करो, लेकिन काम करो और तनख्वाह लेकर के जाओ। ये मुझे बार-बार बोलना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे काम के टाइम पे तुम ये बतियाते रहोगे, तो कैसे चलेगा ये? तो इस प्रकार का सीन जो है इनको नज़र आ रहा होता है कि बहुत ज़्यादा जो इनकी जो मालकिन है वो परेशान रहती हैं इनसे। फिर आगे का जो सीन इनको नज़र आता है वो ये है कि वो जो कन्या है, उस कन्या से इन्होंने विवाह कर लिया है और वो कन्या और ये बहुत ही खुशी-खुशी अपना जीवन जो है उसको बिता रहे हैं। लेकिन इनका विवाह हो जाने के बाद भी जब तब इनको वो सोल्जर नज़र आता है, सोल्जर, तब-तब इनको नज़र आता है कि वो सोल्जर बहुत गुस्से में है। दरअसल वो जो सोल्जर है वो भी बहुत प्यार करता था इस कन्या से। उस सोल्जर ने कन्या के पिता से भी बात की थी कि भी मैं विवाह करना चाहता हूँ आपकी बेटी से और पिता को वो बेटर ऑप्शन लगता था क्योंकि मैं तो खेत में काम करने वाला मजदूर था और वो राजा जी के महल के अंदर सिपाही था, तो उसकी औकात तो मुझसे ज़्यादा थी। लेकिन ये कहते हैं उसके पिताजी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि मेरा और उनकी कन्या जो है, हमारा अफ़ेयर काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। कोशिश उन्होंने की मेरे को हटाने की रास्ते से लेकिन हटा नहीं पाए। यही ही इनको नज़र आता है कि भी हमेशा
वो जो सोल्जर है उसकी भी खार रही, और जब भी बाजार से गुजरा तो वो बूढ़ी अम्मा जो है उससे भी हमेशा खार रही। ये 2 कैरेक्टर्स इनको नज़र आते हैं, और उनको हमेशा अफ़सोस रहा कि ऐसे मज़दूर टाइप आदमी से भी एक लड़की को हम नहीं छीन पाए, एक लड़की को अपने घर नहीं ला पाए, तो उनको बड़ी हार-सी महसूस हुई, डिफीट-सी महसूस हुई इनसे। फिर आगे हम इनको कहते हैं कि भई आगे देखिए, तो मृत्यु कैसे हुई, कहीं कुछ बड़ा तो नहीं हुआ, तो इनको ऐसा नज़र आता है कि भई मृत्यु जो है इनकी, वो 70 वर्ष की आयु के अंदर हो रही है। किसी कारणवश वो जो कन्या है उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है, जो इनकी पत्नी थी, और इनको सांप ने डस लिया था। स्नेक बाइट से जो है इनकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों इस जीवन के अंदर कई सारे जो सारे कैरेक्टर्स आए, वो सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने अपने इस जीवन के अंदर पहचान लिया था। दोस्तों इस जीवन के अंदर जो औरत नज़र आई थी इनको, जिन्होंने इनको अंदर करवाया था, क्योंकि उनके बेटे के लिए उनको पत्नी चाहिए थी, अपनी बहू चाहिए थी। उस महिला को इन्होंने अपनी इस जीवन की सास के रूप में देखा, सास के रूप में। वो सास जिससे जो आज इनको कुछ-कुछ कह के अकेले में पुकारती हैं, जिन्होंने इनका बच्चा छीन रखा है एक प्रकार से, अपने कब्जे में कर रखा है, तो वो सास नज़र आई उस महिला के रूप में जो अपने बेटे के लिए बहू घर में नहीं ला पाई थी। जो सोल्जर इनको नज़र आया, दोस्तों गेस कीजिए कौन होगा? गेस कर ही लिया होगा आपने। जो सोल्जर है, उसको इन्होंने अपनी ननंद के रूप में देखा, ननंद के रूप में। वो ननंद जिन्होंने भी एक प्रकार से इनके बेटे पे कब्जा कर लिया है ना? तो अब आप गेस कीजिए कि वो जो कन्या है जिनसे इनका प्रेम विवाह हुआ, वो कौन रहा होगा? दोस्तों वो कन्या इन्होंने देखा, इनके इस जीवन का जो पुत्र है, वो पुत्र जिनको इनकी सास कुछ ज़्यादा ही सीने से लगा करके रखती हैं, वो पुत्र जिनके सारे डिसीजंस उस बच्चे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी बुआ ले रही है। यानी कि इनकी ननंद सारे डिसीजंस ले रही है। क्या पहनाएँगे, कौन से स्कूल में भेजेंगे, माँ का कोई हक ही नहीं है बच्चे के ऊपर। प्रेम पूरा करते हैं वो इनको, इनको भी कोई ऐसे दुःख नहीं देते, लेकिन बच्चे पे कब्ज़ा कर रखा है। ये बच्चा और कोई नहीं है, ये वही कन्या है पूर्व के जीवन में, जिसको वो जो आज की ननंद है सोल्जर पा लेना चाहता था अपने लिए। जो वो महिला अपने घर में बहू बना करके लाना चाहती थी, लेकिन उस कन्या ने विवाह किया इनके साथ। तो कन्या ने इनके साथ उस जीवन में विवाह कर लिया था, इनके साथ चली गई थी। तो इस बार भी उसने जन्म तो इन्हीं के कोख से लिया, है ना? इनका पुत्र बन करके। लेकिन इस बार इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हुई कि कुछ वो जो उस आत्मा को वो लोग अपने साथ रखना चाहते थे, वो उन दोनों आत्माओं की इच्छा एक प्रकार से वो दोनों पूरी कर रहे हैं। और इन्होंने बातों-बातों में एक और बात भी बताई थी कि इनकी सास और ननंद प्यार बहुत करते हैं इनसे, और उन दोनों को यही लगता है कि अगर मैं अलग हो जाऊँगी ना अपने बेटे को लेकर के, तो मैं अपने बच्चे की ठीक से पालना नहीं कर पाऊँगी। तो वो कहते हैं कि इसको हम अच्छे से पाल लेंगे, तुझे अलग होना है, तू अलग हो जा। पर ये कहते हैं मैं अकेली कहाँ जाऊँगी, अपने बच्चे को, पति को छोड़ कर के मैं अकेली कहाँ जाऊँ, तो मैं भी रहती हूँ इन्हीं लोगों के साथ। तो उनको इन्होंने ऐसे इस जीवन के अंदर देखा। अच्छा, उस अ अ, अपने इस जीवन के अंदर 1 सेकंड दोस्तों। अच्छा, इनका जो अपना एक इनको वहाँ पे पिताजी अपने, हाँ, उस कन्या के जो पिताजी इनको नज़र आए थे पूर्व के जीवन के, उन्हों को, अच्छा हाँ, सॉरी। उस कन्या के पिताजी थे ना, वो जो पिताजी थे जो चाहते थे कि भई सोल्जर से शादी हो जाए उनके बेटी की, उसको इन्होंने अपने इस जीवन में पति के रूप में देखा। वो पति जो कि एक प्रकार से इनके बेटे को इनकी माँ, मतलब इनकी सास और इनकी ननंद से पलवा रहा है, अपनी माँ और अपनी बहन से। वो पिछले जीवन में भी इस आत्मा के लिए चाहता था, जो कि उसकी बेटी थी पिछले जीवन में। वो ये चाहता था कि भई उनका ब्याह जो है उस सोल्जर के घर में हो जाए, बेटी उनके घर में जाए। पिछले जीवन में अपनी बेटी को उनके घर में नहीं भेज पाया, तो इस जीवन में भी वो उस बच्चे का पति है, इनका पिता है। इनका पति बन गया और उसका पिता बन गया। तो इस जीवन में अपने बेटे को, वो जो उनकी इच्छा थी ना कि उनके घर में चला जाए,
वो इच्छा इनके पति इस जीवन में पूरी कर रहे हैं। बेटे को अपनी माँ और अपनी बहन को दे रखा है पालने के लिए। जहाँ इनको उस पिछले जीवन में उस लड़की के पिता को लगता होगा कि वहाँ पे मेरी बेटी ज़्यादा सुखी रहेगी, ज़्यादा सिक्योर्ड रहेगी। तो वही इमोशंस एक प्रकार से इस जीवन के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो इस वजह से एक प्रकार से दोस्तों कि ये लोग जो है यहाँ पे हैं। अच्छा, एक इनको वहाँ पे ना जो ज़मींदार हैं उनकी बहू नज़र आई थी जो सारे खेतों को मैनेज करती थी। जो इनको जब भी देखती थी, उनको दिखाई देता था कि ये तो लड़की से बात करने में लगा रहता है। उसको इन्होंने अपनी इस जीवन की मासी के रूप में देखा। वो मासी जिन्होंने इनकी माँ जी की मृत्यु हो जाने के बाद इनको माँ बन करके पाला, लेकिन उस आत्मा के अंदर ज़हन में ये बात बसी हुई है कि ये कामचोर है। ये काम नहीं करती। तो पिछले जीवन में ये उनके मज़दूर थे, तब की वो बसी हुई बात जब इस जीवन में उन्होंने इनकी माँ बन कर के इनको पाला, तो इनके दिमाग में शायद वो चलती होएगी, वही बात आगे कैरी फॉरवर्ड हो गई। इसीलिए कहते हैं कि इनके सामने आया कि पूरे जीवन भर इनकी मासी जो है इनको कहती रही कि ये कोई काम नहीं करती, ये कोई काम नहीं करती, ये कोई काम नहीं करती, ये कोई काम नहीं करती। पिछले जीवन का वो थोड़ा बहुत जो हिसाब-किताब है, वो बच गया था क्योंकि तनख्वाह पूरी लेते थे ये, लेकिन वाक़ई में बातचीत में तो लगे रहते थे ना, काम के टाइम पे नहीं करना चाहिए, काम के टाइम पे काम करना चाहिए। तो तो वो फिर इस जीवन में मासी बन कर के आए और वो जो ताने थे, इनको भरपूर ताने उन्होंने इस जीवन के अंदर दिए। तो दोस्तों ये था पूर्व जन्म का किस्सा जो कि आप सभी के सामने हमने प्रस्तुत किया। हम आशा करते हैं कि ये केस आपको पसंद आया होगा। तो केस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।